Hello everyone. In today's video, we are going to discuss about the PYQs of INI-CET exam from the year 2020 to 2025 and the topic for today is retina. अब retina सबको बहुत टफ लगता है लेकिन सभी जितने भी एग्जाम्स है उसमें पूछा जाता है तो इसके इमेज बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को देखने से पहले या फिर इसके बाद भी एक बार नीट पीजी का जो वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है PYQ सीरीज में रेटिना का, उसको भी देख लेना। तो काफ़ी सारे इमेजेस और क्वेश्चंस आपके सिमिलर है और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है तो उसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं, कंसेप्ट्स बनाते हैं। थोड़ा लंबा होगा वीडियो लेकिन मेरे साथ बने रहिएगा, ये बहुत आसान हो जाएगा जब इस वीडियो को आप देख लेंगे तो। ओके, पहला क्वेश्चन है, एक्चुअली ये क्वेश्चन 2019 से है और उसके बाद एक दो बार रिपीट हो चुका है। इसमें क्या पूछ रहा है ना कि आपको ऐसे एक स्लाइड दिखाई जा रही है और फिर एरो के थ्रू पूछा जा रहा है कि ये कौन सा आपका लेयर है। ओके, तो इससे पहले तो आपको रेटिना की लेयर पता होनी चाहिए। रेटिना की लेयर देखो इस तरीके से होती है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि दो तरीके का आपका रेटिना हो गया, मतलब रेटिना की लेयर्स होगी। पहले तो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है और उसके ऊपर पूरा न्यूरोसेंसरी रेटिना होता है। ठीक है, तो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम ये आउटर मोस्ट लेयर है, कोराइड की तरफ होती है। रेटिना, कोराइड एंड स्लेरा ऐसी तो होता है, तो ये आरपीई होगी। ओके, दिस इज आरपीई। इसके ऊपर आपके आते हैं रॉड्स एंड कॉन्स। ठीक है, ये फोटो रिसेप्टर लेयर, फिर आपका आता है बाइपोलर सेल्स और फिर आता है गैंग्लियन सेल। मैंने सिर्फ सेल के लेयर बताई। रॉड्स एंड कॉन्स को सिग्नल भेजना है टू द गैंग्लियन सेल। रॉड्स एंड कॉन्स गैंग्लियंस को कैसे बताएंगे? बाय द बाइपोलर सेल्स। ओके, बाइपोलर सेल्स के थ्रू बताएंगे। तो देखो यही लेयर है। सबसे पहले तो फोटो रिसेप्टर लेयर आती है आपकी रॉड्स एंड कॉन्स की, इसका आउटर सेगमेंट आ गया। इसमें फिर इसकी न्यूक्लियर लेयर होती है। ठीक है, तो न्यूक्लियर लेयर होती है यहाँ पर ये वाली। फिर आता है आपका आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। ये प्लेक्सीफॉर्म किसके बीच में बन रहा है? बाइपोलर सेल्स और रॉड्स एंड कॉन्स के बीच में। तो ये प्लेक्सीफॉर्म एक्सॉन्स बन गए ना, तो प्लेक्सीफॉर्म हो गया। फिर इनर न्यूक्लियर लेयर किसकी बनी हुई है? बाइपोलर सेल्स की बनी हुई है। देन फिर से यहाँ पे एक्सॉन क्लियर होगी जो किससे कनेक्ट कर रही है? आपके गैंग्लियन से। तो इनर न्यूक्लियर के बाद इनर प्लेक्सीफॉर्म, फिर आता है गैंग्लियन सेल और गैंग्लियन सेल के जो एक्सॉन्स है वो क्या बना रहे हैं? आपका नर्व फाइबर लेयर। ठीक है, नर्व फाइबर लेयर, और इसके ऊपर है सबसे इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। इसके बीच में एक और बात बतानी थी कि आउटर और इनर सेगमेंट के बीच में है एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। ये ना, ये सीक्वेंस याद कर लेना और फिर इसी के बाद आपको याद हो जाएगा कि ये लेयर कौन सी है। तो रॉड्स एंड कॉन्स, बाइपोलर एंड गैंग्लियन याद रखोगे, उसके बीच की होती है प्लेक्सीफॉर्म लेयर, तो आपको याद हो जाएगा। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है? जब भी हिस्टो की स्लाइड आए तो आपको आरपीई सेल को देखना है, यानी कि रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम को ढूंढना है कि कहाँ पर है। अब ये तो आउटर मोस्ट हो गई। ठीक है, ये आउटर मोस्ट हो जाती है। फिर आपको देखना है जो डेंसेस्ट जो ऐसे दिख रही है ना, स्ट्रेन लेंगी, तो वो होगी न्यूक्लियर लेयर। ओके, तो बस अब इसके बीच वाली हो जाएगी प्लेक्सीफॉर्म लेयर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर जो एरो बना हुआ है इस वाले में, इसमें ये रही आपकी ये रही आपकी आरपी लेयर। ठीक है, आरपी लेयर ये हो गई। फिर आपका हो गया ये रॉड्स एंड कॉन्स का न्यूक्लियस एंड ये बाइपोलर का न्यूक्लियस। ठीक है, इसके बीच में जो होगा दैट इज प्लेक्सीफॉर्म लेयर, और क्योंकि ये बाहर की तरफ है तो ये है आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। बस ऐसे ही आइडेंटिफाई करना है, आप कर लोगे आइडेंटिफाई मेरे ख्याल से, है ना। क्विकली जल्दी चल रही हूँ क्योंकि आगे इसी पे बेस्ड होगा, क्योंकि लेयर्स पता है तो आपको आगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर पैथोलॉजी हो रही है। अब पिछले वीडियो में मैंने न्यूमोनिक भी बनाया हुआ था, अपलोड किया था नीट पीजी में। उसमें आप देख सकते हो न्यूमोनिक क्या है, एक एक्स है एंड ही शी इज क्राइंग एक्चुअली, और फिर यहाँ पर इसका जो एक्स है ही इज पार्टिंग विद इंसेक्ट फ्रेंड्स और सिनेप्लेक्स में पार्टी कर रहा है। तो इसका सीक्वेंस है इस तरीके से, पिजन हैड फोटो ऑफ एक्स, ओके, वंस पार्टिंग इन सिनेप्लेक्स with gang of new insects। ठीक है, तो अब इसमें इस तरीके से मैंने मार्क कर रखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पीडीएफ में अवेलेबल है आपके नीट पीजी वाले में भी, इसमें भी हो जाएगा। जब ये सारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो इसका पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। ये सीक्वेंस है, आप कभी नहीं भूलोगे इसके बाद से। ओके, फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फोविया एक आपको पता होगा ना स्ट्रक्चर है, या क्या होता है, मैक्यूला का सेंटर होता है जिसमें सबसे ज्यादा सेंसिटिव हम देख पाते हैं ना, वो होती है लेयर्स आपकी। तो लेयर्स नहीं, सॉरी, जो आपकी सेंसिटिव जो आप लाइट के लिए होते हो वो आपको फोविया पे सबसे ज्यादा हम देख पाते हैं ना, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ रेटिना। तो उसमें क्यों सेंसिटिव है? क्योंकि इस पे सारी लेयर्स एब्सेंट है आपकी, सिर्फ कोन्स प्रेजेंट है, सिर्फ कोन्स प्रेजेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो फोविया पे सिर्फ कोन्स वाली लेयर प्रेजेंट है, बाकी सारी लेयर एब्सेंट है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, टेस्ट टू विजुअलाइज ऑल लेयर्स ऑफ रेटिना इन वीवो। इन वीवो मतलब कि एक अलाइव पर्सन, जैसे कि जिंदा इंसान है वो बैठा हुआ है, उसके में आप रेटिनल लेयर्स कैसे देखोगे? तो इसका आंसर है
ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, ओके, इसके थ्रू देखोगे, ओसीटी बोलते हैं इसको, है ना। अब बाकी ऑप्शंस जो हैं उसके बारे में भी सीखते हैं, ओसीटी के बारे में सीखते हैं पहले। देखो ये है, इस तरीके से मैक्युला पे सेक्शन लेंगे तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। तो कभी भी इस तरीके का आपको फोटो दिख रही हो तो दिस इज योर ओसीटी। इसमें ये लेयर्स वही है जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाई अभी वैसे ही दिखती है, लेंस और ऐसे रिफ्लेक्टिव एक्चुअली बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव है इसमें। तो ये ऐसा भी दिख सकता है और ये आपको ऐसा भी दिख सकता है, दोनों में से कोई भी फोटो आपको आ जाए। तो दिस इज योर ओसीटी, जो कि एक पेशेंट में करते हैं और हम देखते हैं इसको पैथोलॉजी किस लेयर पर है। फिर बाकी जो बने हुए हैं आपके जो ऑप्शंस हैं वो क्या है, अल्ट्रासाउंड, बी स्कैन लिखा हुआ है। बी स्कैन जैसे आपका पूरे बॉडी का होता है अल्ट्रासाउंड, वैसे आंख का होता है, उसको बी स्कैन बोलते हैं। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ आपका आई बॉल देख सकते हैं और इसके अंदर कोई पैथोलॉजी है, जैसे कि आपका रेटिनल डिटैचमेंट है या हेमरेज है, कोई मास है। जैसे यहाँ पर देखो रेटिनल डिटैचमेंट दिख रहा है, ऊपर वाला नॉर्मल है, ये वाला डिटैचमेंट है। तो ये हमको अल्ट्रासाउंड पे दिखाई दे सकता है, अल्ट्रासाउंड बी स्कैन बोलते हैं उसको। एक जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी, ये काफ़ी ज़्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आगे इसकी इमेजेस पूछी गई हैं। यहाँ पर अभी बता देती हूँ ये है क्या। एंजियोग्राफी मीन्स आपको ब्लड वेसल्स को देखना होता है, किसकी, रेटिना की। तो फ्लोरेसेंट डाई आईवी इंजेक्ट की जाती है, देन वी क्लिक पिक्चर्स थ्रू द फिल्टर और इस तरीके की इमेज बनती है, ब्लैक एंड व्हाइट। हम सभी पूरे वैस्कुलेचर को देख सकते हैं और इसमें कहीं लीकेज है, हेमरेज है, वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आगे बढ़ाती हुई कैसे होता है। फिर पेरीमेट्री लिखी थी, आप सबको पता है, विजुअल फील्ड को एनालाइज करने के लिए की जाती है। ये ऐसा एक प्रिंट आउट आता है, इसमें आप देख सकते हो कि कौन से फील्ड में लॉस हुआ है, किसमें नहीं। और इससे एक इंपॉर्टेंट चीज हमें को याद है, वो है बाइटेम्पोरल हेमियोनोपिया, जो कि ऑप्टिक काइजमल लीजन में होती है, न्यूरो वाले पार्ट में मैंने कवर किया हुआ है, ठीक है। तो उसको भी जाके आप देख लेना। देन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो इतने सारे आपको ये दिख रहे हैं ना विजुअल फील्ड इफेक्ट्स, दीज आर सीन इन ग्लोकोमा। तो ग्लोकोमा में भी इंपॉर्टेंट है, ग्लोकोमा वाले टॉपिक मैंने अपलोड किया हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। पेरीमेट्री से क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन when the retina is exposed to light, ठीक है। अब exposed to light पूछ रहा है, मतलब कि अब ये थोड़ा सा, क्योंकि फोटो ट्रांजैक्शन जनरली पढ़ते नहीं ना, तो ये पूछ दिया आपसे, ठीक। तो इसमें क्या है, आंसर अभी बता देती हूँ। ये जो हमारा रेटिना है दैट वर्क्स बाय हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है, हाइपर पोलराइजेशन। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज हाइपर पोलराइजेशन एंड डिक्रीज इन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज। ये इसका आंसर है। कैसे, देखो कैसे होता है कि नॉर्मली पहले तो देखो, जब नर्व कंडक्शन हो रहा होता है ना हमारी बॉडी में, इस तरीके से नर्व कंडक्शन हो रहा होता है, तो क्या होता है कि जैसे रेस्टिंग अगर है, ठीक है, रेस्टिंग पार्ट है अगर हमारी बॉडी में, तो क्या होता है, नर्व के अंदर का पार्ट नेगेटिव होता है, ठीक है, और बाहर का पार्ट पॉजिटिव। जैसे ही नर्व को कोई इंपल्स मिलती है, कंडक्शन शुरू होता है, तो अंदर क्या होता है, आपका पॉजिटिव हो जाता है, सोडियम आयंस अंदर आने लगते हैं एंड बाहर नेगेटिव हो जाता है। ये देखो, बाहर नेगेटिव होता चला जा रहा है, अंदर प्लस हो जाता है, ऐसे ही नर्व इंपल्स आगे बढ़ती है। लेकिन हमारे रेटिना में उल्टा होता है, रेटिना के जो सेल्स हैं वो उल्टा काम करते हैं। उल्टा मतलब कैसे, देखो यहाँ पर है, यहाँ पर डार्क है, जैसे कि डार्क में क्या होगा आपका, एक तो रोडोप्सिन आपका विजुअल पर्पल होता है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन में ये सब चीजें हो रही होती हैं। रोडोप्सिन 11 सेस फॉर्म में है। तो ये क्या कर रहा है, अभी आराम से बैठा हुआ है। इस समय CGMP काफी हाई है, साइक्लिक जो GMP काफी हाई है। ट्रांसड्यूसिन और PDE इनएक्टिव है, अभी इनएक्टिव है, नेक्स्ट में बताऊंगी, लाइट में एक्टिव होते हैं। तो CGMP हाई होने से क्या होता है, जो इससे मीडिएटेड जो चैनल्स हैं, सोडियम चैनल्स के जो सोडियम चैनल्स हैं वो पूरे ओपन रहते हैं। CGMP हाई है तो पूरा Na जो है इनफ्लक्स हो रहा होता है, तो इसीलिए ये डार्क स्टेट में पॉजिटिव होता है इनसाइड एंड बाहर नेगेटिव, ठीक है, डीपोलराइज स्टेट में होता है, डीपोलराइज स्टेट में होता है। और आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसका रिलीज हो रहा होता है डीपोलराइज स्टेट में, ओके। लेकिन जैसे ही लाइट होती है तो रोडोप्सिन एक्टिवेट हो जाता है, ऑल ट्रांसफॉर्म में आ जाता है एंड ये किसको एक्टिवेट करता है, ट्रांसड्यूसिन को। ट्रांसड्यूसिन किसको एक्टिवेट करता है, PDE को, फॉस्फोडाइस्ट्रेस को, और ये CGMP को खत्म करने लगता है, ओके। अब CGMP का लेवल्स डाउन आ गया तो वोल्टेज जो गेटेड चैनल्स हैं उनको क्या होगा, ये बंद हो जाते हैं, ये बंद हो गए। बंद होने से Na बाहर ही रह गया, इसलिए बाहर हो जाता है प्लस और अंदर हो जाता है नेगेटिव। तो ये क्या होगा, आपका हाइपर पोलराइजेशन हो गया, हाइपर पोलराइजेशन हो गया, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, दिस इज हाइपर पोलराइजेशन। और नेगेटिव हो जाती है आपकी नर्व, तब लाइट का कंडक्शन होता है और इस समय ग्लूटामेट का सिक्रेशन, ट्रांसमीटर का सिक्रेशन रुक जाता है। तो ये है हाइपर पोलराइज स्टेट, ठीक है। ये आपका ऑप्शन बी इसीलिए करेक्ट है। तो थोड़ा सा फोटो ट्रांजैक्शन आप रिवाइज कर सकते हो क्विकली, मैंने यहाँ पर डायग्राम में बता दिया, ओके। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, थोड़ा लंबा है ना इसलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म द इनर कॉम्पोनेंट ऑफ द फोटो रिसेप्टर। सीधा सीधा एनाटॉमिकल क्वेश्चन है,
इनर सेगमेंट पूछा इन्होंने। इनर सेगमेंट देखो क्या होता है, ये आपका पूरा रॉड्स का बॉडी बनाया हुआ है। इनर सेगमेंट होता है अंदर की तरफ जो है, इसमें आपके जितने भी ऑर्गेनेल्स है वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी अपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब प्रेजेंट रहता है। बाहर क्या होती है आपकी डिस्क होती है, ये आपकी डिस्क होती हैं, और यही है मेम्ब्रेनस डिस्क जो इसका आंसर है। तो आउटर सेगमेंट में आपका मेम्ब्रेनस डिस्क होता है, इनर सेगमेंट में ये तीनों माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ठीक है, तो इसका आंसर हो गया मेम्ब्रेनस डिस्क। सीधा सीधा पता है तो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमारा शुरू हो गया डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सभी एग्जाम से पूछी जाती है और इसके बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस कंफ्यूज ज्यादा होते हैं। तो शुरू करते हैं। अ मैन विद नोन हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज हैज कम टू योर क्लिनिक, विजन इज 6'6". ऑन रेटिनल एग्जामिनेशन ही इज क्लासिफाइड टू हैव सीवियर एनपीडीआर। अब यहाँ पर एक टर्म नोट करके रख लो, एनपीडीआर, दिस इज नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो सीधी सी बात है, इसमें प्रोलिफरेशन अभी नहीं हो रहा है। इसमें से कौन सा फीचर नहीं है, यही क्वेश्चन पूछा गया है, नॉट अ फीचर ऑफ दिस कंडीशन। तो क्या ढूंढना है हमको, अगर नॉन प्रोलिफरेटिव है तो किस ऑप्शन को ढूंढना होता है, नियोवैस्कुलराइजेशन को। ठीक है, जैसे ही डिस्क का नियोवैस्कुलराइजेशन या कहीं भी नियोवैस्कुलराइजेशन हो जाता है, न्यू वेसल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, इसका मतलब है डायबिटिक रेटिनोपैथी हैज प्रोग्रेस टू प्रोलिफरेटिव स्टेज। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा सी। तो ये रिवाइज करते हैं, ये चेंजेस होते क्या हैं। सबसे पहले है माइक्रोऑर्गेनिज्म, जो सबसे पहले दिखते हैं। इसमें जहां पर इश्कीमिया होता है, और ये भी पता है कि डायबिटीज की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है और वैस्कुलर डैमेज होता है, तो जितनी भी एंडोथेलियल सेल्स होती हैं वो उनका लॉस होने लगता है, लॉस ऑफ पेरिसाइट्स होता है। तो कैपिलरी की जो वॉल्स है ना, ऐसे आउट पाउचिंग होती है, देखो यहाँ पर ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाती है आउट पाउचिंग, ये ऐसे। तो ये है माइक्रो एन्यूरिज्म जो आपको मिलेगा, फर्स्ट साइन होता है आपका डायबिटिक रेटिनोपैथी में। ठीक है, एनपीडीआर अभी शुरू हो रहा है ना, ये इस तरीके से दिखते हैं, देखो ऐसे छोटे 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 ऐसे दिखते हैं। ठीक, आपको वेसल जहाँ है वहीं पे दिख जाएंगे। फिर इसके बाद है आपका फ्लेम शेप हेमरेज भी दिखते हैं, हेमरेजेस दिखते हैं एक्चुअली फ्लेम शेप एंड डॉट एंड ब्लॉट। अब ये है क्या, फ्लेम शेप मतलब अब देखो माइक्रो एन्यूरिज्म है, कभी ना कभी तो बर्स्ट होंगे, थोड़ा बहुत बर्स्ट होंगे। तो आपने देखा है कि आपका जो रेटिनल लेयर्स हैं उसमें दो तरीके के प्लेक्सेस है, रेटिनल सर्कुलेशन में दो प्लेक्सेस है। एक तो सुपरफिशियल है जो आपका नर्व फाइबर लेयर में है, और एक डीप है जो आपके डीपर लेयर्स में है। ठीक है, तो फ्लेम शेप हेमरेज, अगर इस लेयर में हेमरेज होगा तो इसका सेटिंग कैसे है, ऐसे है ना, तो वो ऐसे लेटे हुए से ऐसे फ्लैट दिखते हैं फ्लेम शेप हेमरेजेस। यहाँ पर अगर हेमरेज होगा तो, और आपका जो डीपर लेयर्स में अगर होगा तो वो डॉट एंड ब्लॉट, कॉम्पैक्ट लेयर्स हैं इसलिए डॉट की तरह दिखते हैं, जो कि आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये देखो डॉट एंड ब्लॉट हेमरेजेस। तो फ्लेम शेप एंड डॉट एंड ब्लॉट हेमरेजेस आर सीन इन डायबिटिक रेटिनोपैथी। ओके, एनपीडीआर। नेक्स्ट आपका आ गया कॉटन वूल स्पॉट। अब क्या होगा कि जब आपका इश्कीमिया डेवलप होने लग गया है ना, वैस्कुलर डैमेज हो गया, तो क्या हो गया, इश्कीमिया हो जाएगा, ऑक्लूजन हो जाएगा, तो नर्व फाइबर लेयर्स जो होती हैं वो भी डेड होने लगती है, इन्फाक्ट होने लगता है। तो इनका जो एक्सॉन्स है ना, जो ये कैसा बन जाता है, एक तरीके का सिस्टोइड या फिर ऐसे फ्लफी सा बन जाता है। ओके, तो जहां पर फ्लो रुक जाता है, एक्सोप्लाज्मिक फ्लो जहां पर रुकता है, वहां बनते हैं ये कॉटन वूल स्पॉट। ये कैसे दिखते हैं, इर्रेगुलर ऐसे मार्जिन होते हैं, ऐसे पतले पतले से। ठीक है, तो नर्व फाइबर के इन्फार्क्ट्स को ये दिखा रहे होते हैं। तो ये आपके सॉफ्ट एक्सुडेट्स भी कहलाता है ना, सॉफ्ट एक्सुडेट भी बोलते हैं इसको। तो ये आपका कॉटन वूल स्पॉट हो गया। इसी के साथ ही हम देखते हैं हार्ड एक्सुडेट्स भी होते हैं। हार्ड एक्सुडेट मतलब ये बहुत डिस्क्रीट से ऐसे येलोइश दिख रहे होते हैं, ये एक्चुअली है क्या, जब भी ऑक्लूजन हो गया तो आपको पता है कि लीकेज होता है प्रोटीन फिल्ड फ्लूइड का, है ना। तो ये जो लिपिड और प्रोटीन फिल्ड का जो एक्सुडेट फ्लूइड है, ये बाहर की तरफ डिपॉजिट हो जाएगा एंड दे फॉर्म द हार्ड एक्सुडेट। ठीक है, तो ये बन गया हार्ड एक्सुडेट। ये पिक्चर आपके नीट पीजी में आ चुकी है, ये क्या दिखा रहा है, तो दीज आर हार्ड एक्सुडेट्स, है ना। ये सिर्फ डायबिटिक रेटिनोपैथी में नहीं मिलेंगे, आपके हाइपरटेंसिव में भी मिलते हैं, कॉटन वूल भी और एक्सुडेट्स भी। ओके, अब आपके वीनस चेंजेस आने लग जाएंगे और आर्टीरियल के जो चेंजेस हैं वो भी आने लग जाएंगे। तो इसमें क्या दिखता है, आपका वीनस बीडिंग दिखता है ना, वीनस बीडिंग, ये देखो ऐसे बीड करने लग जाती है, ऐसे उठी उठी से हो जाती है, एंड सेगमेंट्स हो जाते हैं, अलग अलग सेगमेंट्स में दिखेंगे। तो वीनस बीडिंग सेगमेंटेशन इज सीन इन दिस डायबिटिक रेटिनोपैथी। देन आपका आएगा इंट्रा रेटिनल माइक्रोवैस्कुलर एब्नॉर्मलिटीज, जिसको हम इरमा भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये क्या है, जहां पर आपका डेड सेल्स है और एब्नॉर्मलिटीज माइक्रोवैस्कुलर मतलब शंटिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, जो कि इश्कीमिया होगा तो कोलैटरल्स डेवलप होने लग जाते हैं। ये है आपका इरमा चेंजेस, जो कि आपके आर्टीरियोल्स के
पास में मिल रहे होते हैं। ठीक है, अब ये पूरा क्लासिफिकेशन है, तो अब ये याद करना बहुत मुश्किल है और याद करना भी नहीं है। देखो थोड़ा सा बस एक पॉइंट याद करना है, क्योंकि इसमें कहा ना कि सीवियर एनपीडीआर है तो क्या नहीं मिलेगा, तो जो नहीं मिलेगा दैट इज नियोवास्कुलाइजेशन। अभी जितने हमने पढ़े इसमें कहीं भी नियोवास्कुलाइजेशन नहीं पढ़ा, तो ये एनपीडीआर चेंजेस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में देखना है। माइल्ड में आपका इरमा चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है, अभी नहीं आते हैं। उसके बाद मॉडरेट में आपके इरमा चेंजेस आ जाते हैं, है ना। लेकिन सीवियर एनपीडीआर जो कि आपके क्वेश्चन में है, वो हो सकता है कभी आगे पूछे ना, तो इसको याद करने का एक तरीका है कि इसमें कैसे 4-2-1 का रूल होता है। तो कैसे देखो, अगर हेमरेजेस है आपके 4 क्वाड्रेंट्स में, रेटिना के 4 क्वाड्रेंट्स में, तो अगर एच ऐसे बनाते हो तो 4 ऐसे बनाते हो, ऑलमोस्ट 4 की तरह ही एच बनाते हो। तो अगर हेमरेज है तो 4 क्वाड्रेंट्स में है, देन इनमें से कोई भी एक होगा ना, इन तीनों में से कोई भी एक होगा तो सीवियर एनपीडीआर है। तो हेमरेज अगर 4 क्वाड्रेंट्स में है तो आप बोलोगे सिग्निफिकेंट वीनस ब्लीडिंग इन 2 और मोर क्वाड्रेंट्स, तो वीनस ब्लीडिंग अगर 2 क्वाड्रेंट्स में है तो ऐसे 2 बन रहा है, ठीक है, वी से, तो ये आपको याद हो सकता है ना। एंड देन मॉडरेट इरमा इन 1 और मोर क्वाड्रेंट, तो इरमा यानी कि 1 ऐसे आई बना तो ऐसे ही 1 क्वाड्रेंट में, तो 4-1 का रूल मेरे ख्याल से याद हो गया होगा, मैंने ऐसे याद किया थे, बता दिया। तो सीवियर एनपीडीआर इसी को बोलते हैं अगर इनमें से कोई एक प्रेजेंट हो, वेरी सीवियर अगर 2 प्रेजेंट हो। लेकिन आपको जो मेन दिमाग में रखना है वो क्या है, पीडीआर। और वो कब होगा, जब नियोवास्कुलाइजेशन ऑफ डिस्क या एल्सवेयर यही लिखा हुआ है वो होता है, तो आपको मार्क कर देना सीधे कि ये पीडीआर है भाई, ये एनपीडीआर नहीं है, ये पेशेंट तो आगे प्रोग्रेस करके आ। अब यहाँ पे देख लेते हैं, मान लो फोटो आ गई पीडीआर की, है ना। तो इसमें पीडीआर में देखो यहाँ पर हेमरेजेस और सब कुछ दिख रहा है, एक्सुडेट्स वगैरह भी दिख रहे हैं और कॉटन वूल स्पॉट्स भी, लेकिन आपको ब्लीडिंग दिख रही है। तो पीडीआर में क्या होता है, न्यू वेसल्स होती है। जो न्यू वेसल्स होती है ना वो क्या होती है, बहुत फ्रेजाइल होती है, ब्लीड कर जाती है। तो ये क्या करती है, आपका विट्रस हेमरेज कॉज कर सकती है ना। रेटिनल हेमरेज तो किया ही, आगे कर देगी सब रेटिनल, और विट्रस में लीकिंग होगा तो विट्रस जो होगा हेमरेज दैट कैन बी प्रेजेंट। अब क्या होता है, एक और चीज क्या होती है कि जब ये प्रोलिफरेशन बढ़ता ही चला जाता है ना, तो इसमें ट्रैक्शन फाइब्रस बैंड बनने लग जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एम्स में, आगे बता रही हूँ। इससे क्या होता है कि ट्रैक्शन बैंड्स बन जाते हैं और ये रेटिना को पुल करने लगते हैं, तो इससे रेटिनल डिटैचमेंट हो जाता है, दैट इज ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका डायबिटिक रेटिनोपैथी में। ट्रैक्शनल आरडी होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और इसके साथ ही हो जाता है आपका एनवीजी मतलब कि नियोवास्कुलर ग्लूकोमा। ये आपकी पिक्चर आ चुकी है नीट पीजी में, है ना। इसमें जो आइरिस है उस पे आपका ये जो देखो इस तरीके से वेसल्स डेवलप होने लगती है। ये क्यों होने लगती है, क्योंकि आपका नियोवास्कुलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, नियोवास्कुलाइजेशन स्टार्ट हो क्यों रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि जो आपका रेटिना है वो इश्केमिक हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है, या हाइपोक्सिक हो रहा है, तो वो और ज्यादा वीजीएफ फैक्टर्स को रिलीज कर रहा है। वीजीएफ फैक्टर्स वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर को रिलीज कर रहा है, तो वेसल्स न्यू फॉर्म होने लगती है, इसीलिए ये सब हो रहा है। तो आइरिस पे होने लग जाएगी तो वो नियोवास्कुलर ग्लूकोमा, क्योंकि एंगल को भी वहां पर भी आपकी नियोवास्कुलेशन मिलता है, तो ये इश्केमिक में डायबिटिक रेटिनोपैथी में मिल सकता है। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट क्या करोगे, पीडीआर का ट्रीटमेंट होता है पैन रेटिनल फोटोकॉगुलेशन, पीआरपी। ठीक है, फोटोकॉगुलेशन करेंगे, पूरा का पूरा रेटिना को हम फोटोकॉगुलेट कर देंगे। ठीक है, फोटोकॉगुलेशन कर देंगे उसको, और सेंट्रल पार्ट को सिर्फ छोड़ देते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, जो आपके हाइपोक्सिक एरिया है उनको बिल्कुल डैमेज कर देना है, इश्केमिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, आपका वीजीएफ की जो प्रोडक्शन है वो रुक जाएगा, और जो ब्लड फ्लो है वो जो ऑलरेडी जिनमें फ्लो अच्छा है, जो ऑलरेडी अच्छे या नॉर्मल एरियाज है उस तरफ फ्लो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए फोटोकॉगुलेशन किया जाता है। इसमें जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि इसमें एनडी याग लेजर यूज करते हैं। ठीक है, कौन सी, फ्रीक्वेंसी डबल्ड एनडी याग लेजर, इसकी वेवलेंथ है 532। अब अगर एनडी याग लेजर सुन रहे हो तो आपको याद आ रहा होगा कि क्वेश्चन आया हुआ था पहले कि पीसीओ यानी कि आफ्टर कैटरैक्ट यानी कि पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन है, तो आप कैसे ट्रीट करोगे। वो ट्रीट करते हैं हम एनडी याग लेजर से, है ना, वो कहते हैं याग लेजर कैप्सुलोटॉमी, बट उसकी वेवलेंथ है 1064। ओके, अब अगर हम इसको हाफ कर देंगे ना, ये देखो अगर हम हाफ कर देंगे तो आ जाएगा 532। तो फोटोकॉगुलेशन के लिए हम फ्रीक्वेंसी डबल, है ना, क्योंकि हमने देखा था ना कि इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है आपकी जो लैम्डा यानी कि वेवलेंथ होती है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर फ्रीक्वेंसी, इसलिए अगर फ्रीक्वेंसी डबल है तो वेवलेंथ आधी हो जाएगी। बस यही कंसेप्ट है इसका। तो ये हो सकता है कभी आगे पूछा जाए, ये वेवलेंथ पूछी जा सकती हैं। एक ऐसा एक्साइमर लेजर की भी पूछी जा सकती है, दैट इज 193, है ना। तो चलो उससे पहले इधर वापस आते हैं। तो अब अगर आपका पैन रेटिनल फोटोकॉगुलेशन भी कर सकते हैं और आपका एंटी वीजीएफ भी दे सकते हैं, इंजेक्शन होते हैं जैसे बेवेसिजुमैब और आपके
और भी होते हैं, रैनिविज़ुमैब होते हैं, ये सारे इंजेक्शन आप ले सकते हो इंट्राविट्रल, तो उससे आपकी ये ग्रोथ फैक्टर्स रुक जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द डायबिटिक रेटिनोपैथी। आप देखते हैं और कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन क्या है, इन एफएफए दैट इज फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी माइक्रोऑर्गेनिज्म कैसे दिखते हैं, ठीक है सॉरी कैसे दिखते हैं। तो उसमें ये सभी तरीके का ये डॉट लाइन सब पूछा गया है, देख लेते हैं ये होता क्या है। देखो ये है, ये सब चीज़ें मैं नीट पीजी वाले सेक्शन में डिस्कस कर चुकी हूँ, बट INI-CT के लिए काफ़ी लोगों ने बोला तो मैंने कहा एक बार एक वीडियो इसके लिए बना ही देते हैं। ओके, सो फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी अगर है तो वो देखो होता क्या है ना कि हमने डाई इंजेक्ट की, फ्लोरेसेंट डाई इंजेक्ट करते हैं और वाइट लाइट, ये देखो आई में इस तरीके से वाइट लाइट ऐसे थ्रो की जाती है विद जो एक फिल्टर लगा रहता है, एक्साइटेशन फिल्टर, इसमें ब्लू लाइट जो होती है ना वही बस पास थ्रू करती है। तो ब्लू लाइट से एक्साइट करना है इस डाई को, तो ये क्या एमिट करेगी, ग्रीन लाइट एमिट करेगी। फिर इसका फिल्टर है और हम इस डिवाइस के थ्रू देख सकते हैं, जिससे पिक्चर ऐसी आ रही होती है, इसमें आप वास्कुलेचर देख सकते हो, दिस इज नॉर्मल, ठीक है। अगर माइक्रो एन्यूरिज्म होंगे जैसे इसमें है तो इसमें हाइपर फ्लोरेसेंट ऐसे चमकते हुए दिखेंगे डॉट्स की तरह। तो यही इसका आंसर है कि दे आर सीन एज हाइपर फ्लोरेसेंट डॉट्स, है ना, माइक्रो एन्यूरिज्म। अब क्योंकि एफए की बात शुरू हुई तो और भी देख लेते हैं, इसमें और क्या पूछा था कि हाइपोफ्लोरेसेंट डॉट्स कौन से होते हैं। तो अगर डॉट एंड ब्लॉट हेमरेजेस होंगे ना, तो डॉट एंड ब्लॉट हेमरेजेस के अंदर डाई तो जाएगा नहीं, ठीक है, तो वो आपको डॉट की तरह दिखेंगे हाइपोफ्लोरेसेंट। हाइपो मतलब वहां पर डाई नहीं जा रही है, हाइपो है ना, हाइपर है तो डॉट से अगर तो आपको माइक्रो एन्यूरिज्म याद रखना है। फिर उसने ये भी पूछा है कि अगर इसमें ये डॉट्स हैं या लाइंस है जैसे कि ब्रांचिंग वेसल्स की तरह दिख रही है, दिस इज नोन एज लीकेज। अब ये पिक्चर भी एक बार दिखाई गई है शायद एग्जाम में, तो ये है लीकेज, यहाँ से डाई ना देखो पूरा लीक हो रहा है क्योंकि वेसल्स न्यू है, तो ये आपका न्यू वेसल्स जो है ब्लीड करती हुई दिखाई दे रही है ऑन एफए, जैसे इसमें दिख रहा है, इसी का ये फंडस फोटो है। और ये हेमरेज है, इसमें आपको हाइपोफ्लोरेसेंट दिख रहा है, यानी कि मतलब ब्लॉक फ्लोरेसेंट बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे फ्लोरेसेंट डाई है नहीं, इसके पीछे डाई चला गया है, ठीक है, इसके ऊपर है, ये ब्लीड रेटिना के ऊपर है। तो आपको याद रखना है ये सिंपल सी चीजें कि ये आपका हाइपर फ्लोरेसेंट डॉट्स हुआ तो माइक्रो एन्यूरिज्म इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। हाइपोफ्लोरेसेंट डॉट्स में तो वो डॉट एंड ब्लॉट हेमरेजेस में दिखता है। एंड आपका अगर लीकेज है इस तरीके से दिख रहा है कि जो कि लाइंस है ब्रांचिंग वेसल की तरह, तो वो है न्यू वेसलाइजेशन, दैट इज सजेस्टिव ऑफ योर PDR। अब इसमें एक हाइपरफ्लोरेसेंट लाइन भी लिखी हुई है, तो वो इश्केमिक एरिया को डिफाइन कर रही होती है, पता नहीं क्यों लिखा गया, वो इसको बोल रहा होगा, मैं भी इसके बारे में बताती हूँ। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि अभी वो जो चेंजेस इतने सारे थे, इसके साथ आपको एक टॉपिक है दैट इज DME, मैक्यूलर एडिमा, ठीक है। तो वो क्यों होता है, इतने सारे जैसे चेंजेस थे ना, माइक्रोनिज्म है, फिर ब्लीड हुआ तो फ्लूइड भर गया, ये सभी चेंजेस अगर मैक्यूला पे हो रहे होते हैं तो दे आर दैट इज नोन एज DME, डायबिटिक मैक्यूलर एडिमा। तो वहां पर देखो ये लेयर बनी हुई है, इसका OCT बना हुआ है, ऐसे है। और इंट्रा रेटिनल देखो इस तरीके से ऐसे स्पेसेस बन रही है, इसमें फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका डायबिटिक मैक्यूलर एडिमा है, उसका OCT बना हुआ है। और अगर FA करेंगे ना तो उन्हीं स्पेसेस में देखो ऐसे इस तरीके से डिपॉजिट हो गया डाई का, और ये कहलाता है फ्लावर पेटल अपीयरेंस, है ना, फ्लावर की तरह अपीयरेंस हो जाता है इसका इन CME, सिस्टोइड मैक्यूलर एडिमा या DME। इसका ट्रीटमेंट क्या है, अगर छोटा सा है तो फोकल ट्रीटमेंट कर देंगे, फिर अगर थोड़ा सा ज्यादा है तो ग्रिड लेजर कर सकते हैं, है ना, ये इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये दो ट्रीटमेंट है इसके, नहीं तो एंटी-VEGF तो है ही हमारे पास। बाकी ये पिक्चर जो बनी हुई है दैट इज फॉर PRP, ओके। तो ये फोटो कोगुलेशन दिखाया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, देख लेना। एक बार और क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर ऐसा एफए में दिख रहा है तो ये पेशेंट को क्या हो गया है, तो दिस इज इश्केमिक मैक्यूलोपैथी जो आपके डायबिटीज में होती है। इसमें देखो जो मैक्यूला है उसमें पूरा सर्कुलेशन रुका हुआ है, रुका क्या हुआ है एक्चुअली, ये एवास्कुलर जोन होती है। अगर आप देखोगे नॉर्मल एफए में, ये देखो यहाँ पर फोविया पे, मैक्यूला पे आपको एवास्कुलर जोन ऐसे दिख रही होती है, ठीक है। यहाँ पर ब्लॉक्ड फ्लोरेसेंस होता है, इसलिए उसका कंसेप्ट थोड़ा हाई है, उसको छोड़ दो। पर ये इसका एक पर्टिकुलर एरिया होता है, उससे ज्यादा अगर दिखेगा जैसे इसमें दिख रहा है, इसका मतलब है इस मैक्यूला के आसपास इश्कीमिया डेवलप हो गया है। तो ये है आपका मैक्यूलर इश्कीमिया का फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी, जो मे भी कभी रिपीट हो, एक बार पूछी गई है, तो ये रखना जरूरी था ऑप्शंस में। अब इसी से रिलेटेड एक बार क्वेश्चन आता है कि उन्होंने हिस्टोपैथ की स्लाइड दिखाई और उसमें ड्रूसिन का इसिनोफिलिक डिपॉजिट दिखाया, ड्रूसिन का। अब इसीलिए मैंने ड्रूसिन को भी इंक्लूड कर लिया है कि ड्रूसिन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एज रिलेटेड मैक्यूलर ARMD से रिलेटेड ये आपके ड्रूसिन्स प्रेजेंट होते हैं। ये एक्चुअली डिपॉजिट्स होते हैं कहाँ पर, अगर आपको पता होगा तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक तो
डॉक्टर कृतिका उपताल आ गया बीच में, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक तो कोरॉइड है, ठीक है, ये कोरॉइड है। कोरॉइड की जो आपकी लेयर होती है दैट इज ब्रक्स मेम्ब्रेन, है ना, और ये है आरपीई। तो इस मेम्ब्रेन, ब्रक्स मेम्ब्रेन और आरपीई के बीच में डिपॉजिट्स होने लगते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं आपके ड्रूसेंस, लिपॉइड लिपिड के डिपॉजिट होते हैं, दे आर ड्रूसेंस। और इनकी पिक्चर ऐसी दिख रही होती है इस तरीके से, देखो ऐसे डॉट्स, कॉन्फ्लुएंट डॉट्स की तरह दिख रहे होते हैं, ठीक है, इस तरीके से जैसे इसमें लिखा हुआ है। और अगर ओसीटी पे देखोगे तो ये देखो आरपी के जो लेवल है ना, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, वहाँ पे डिपॉजिट दिख रहे हैं, तो ये आपका ड्रूसिन, ठीक है। इसिनोफिलिक डिपॉजिट अगर आपको आरपी के ऊपर दिख रहे हैं तो वो है ड्रूसिन, ओके। आगे बढ़ जाते हैं। सीएसआर, ये आ सकता है, ये आपकी बुक में भी है। और सीएसआर मतलब सेंट्रल सीरियस रेटिनोपैथी, ये सिर्फ मैक्यूला के एरिया पे आपका डिटैचमेंट हो गया। किसका डिटैचमेंट? रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम रही और ये न्यूरोसेंसरी रेटिना है, ठीक है। उसके बीच से जो इसका न्यूरोसेंसरी पूरा रॉड सिंकॉन, बाइपोलर गैंग्लियन, ये सब ऊपर उठ गए हैं, इसके बीच में आपका फ्लूइड भर गया है, तो दिस इज सेंट्रल सीरियस रेटिनोपैथी, ठीक है। ऐसे फ्लूइड ऐसे भरा हुआ दिख रहा होता है मैक्यूला पे। और अगर हम फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी करेंगे तो जहां पर डिटैचमेंट है वहां पे छोटा सा डिटैचमेंट है तो इंक ब्लॉक्ड अपीयरेंस आएगा, या फिर स्मोक स्टैक यानी ऐसे धुएं के जैसे उड़ता हुआ इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये आपका हो जाता है सेंट्रल सीरियस रेटिनोपैथी, हम फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी पे डायग्नोस कर सकते हैं। काफी बता दिया, और बढ़ते हैं आगे, ठीक है। इन एडवांस केसेस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, कॉज ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट, क्या होता है कॉज ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट? तो कॉज ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट इस क्या, मैंने अभी बताया, न्यू वेस्कुलराइजेशन होगा तो आपका जो हेमरेज होने के चांसेस होते हैं, प्रोलिफरेशन है वो फाइब्रस में बदल जाता है, और फाइब्रस आपका ट्रैक्शन करने लगेगा, ट्रैक्शन बैंड्स होंगे तो रेटिना को पुल करेगा, एंड सो दे विल कॉल ट्रैक्शनल आरडी, ठीक है, ट्रैक्शनल आरडी होगा। तो अब इसकी इमेजेस हैं, यहाँ पर देखिए, ये रहा ट्रैक्शनल आरडी, ये पूरा ट्रैक्शन बना हुआ है, उस तरीके से रेटिना को खींच रहा है एकदम। सो दिस इज सीन इन डायबिटिक रेटिनोपैथी, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब बाकी जो इतने सारे ऑप्शंस लिखे हुए हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं रेटिनल डिटैचमेंट के। एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट, ये किससे एसोसिएटेड है? मोस्टली आपके ट्यूमर से एसोसिएटेड होता है, या कोई इन्फ्लामेशन है, ये देखो यहाँ पर ये ट्यूमर बना हुआ है, और ये रहा आपका एक्सुडेटिव आरडी, ये एक्सुडेट्स होते हैं ना उसकी वजह से होता है। ये देखो ऐसा पूरा ये आरडी है, तो ऐसे बलून की तरह दिख रहा होता है, एंड इट इज शिफ्टिंग, इसमें फ्लूइड होता है वो शिफ्ट करता है, जैसे आप लिटा दोगे पेशेंट को तो उस तरफ वो शिफ्ट कर जाएगा फ्लूइड, तो दिस इज फॉर एक्सुडेटिव, है ना। फिर एक और है रिग्मेटोजेनस, जो काफी कॉमनली पूछा जा सकता है, और आपका आगे पूछा भी गया है कि जो हाई मायोपिक पेशेंट्स होते हैं ना उनमें रिग्मेटोजेनस ऐसे अपीयरेंस आती है, रिग्मेटोजेनस अपीयरेंस होता है, रेटिनल डिटैचमेंट होता है, कॉरुगेटेड अपीयरेंस उसको बोलेंगे, एंड दैट इज बिकॉज यहाँ पर कोई ब्रेक अगर है यहाँ पर, उससे लीकेज हो रहा है या फिर कोई होल हो, है ना, तो रिग्मेटोजेनस आपका रेटिनल डिटैचमेंट होता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या करोगे अगर हो गया तो क्या करोगे? देखो इसमें कहते हैं आपका पास प्लेना विट्रेक्टमी, पास प्लेना विट्रेक्टमी है, ये देखो ट्रीटमेंट यहाँ पर है पास प्लेना विट्रेक्टमी। आपका पास प्लेना सिलियरी बॉडी का 2 पार्ट्स होते हैं, उसमें पास प्लेना से एंटर करेंगे, ठीक है, कट करेंगे, सबसे पहले तो विट्रेक्टमी करेंगे। 3 पोर्ट्स बने हुए हैं, ठीक है, एक से लाइट आ रही है, एक से फ्लूइड आ रहा है, और एक से सक्शन हो रहा है, सब बाहर निकाल रहे हैं। तो विट्रेक्टमी कर देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, फ्लूइड को ड्रेन कर देंगे, जहां पर रेटिनल अटैचमेंट हुआ था उसको चिपकाने के लिए हम क्या करेंगे, फोटोकोगुलेशन, ठीक है, एंडो फोटोकोगुलेशन करेंगे। और उसके बाद उसको चिपका के रखने के लिए हम इंटरनल टेम्पोनाड यानी अंदर दबा के ऐसे रखेंगे, तभी तो चिपका रहेगा। कोई भी चीज़ आप चिपकाते हो तो थोड़ी देर प्रेशर देना होता है, तभी वो चिपकती है। तो इंटरनल टेम्पोनाड देंगे, किससे देंगे हम? सिलिकॉन ऑयल से दे सकते हैं। अब सिलिकॉन ऑयल पे एक क्वेश्चन आया था, या ऑप्शन में आया था इनवर्स हाइपोपियन, ठीक है। वो होता क्या है कि जब भी किसी पेशेंट का अगर सर्जरी होती है ना, यहाँ पर देखो ये है सर्जरी हुई है इस पेशेंट की, ये इसका कॉर्निया है, और एंटीरियर चैम्बर में आप देखो ऐसे हाफ डिवीजन है। तो हो क्या रहा है, जो सिलिकॉन ऑयल्स है ना वो आगे की तरफ एंटीरियर चैम्बर में लीक करके आ रहा है, और ऐसे डिपॉजिट बन रहे हैं इसके नीचे है एक्वस ह्यूमर, ओके। तो ऑयल जो होता है वो पानी के ऊपर तैर जाता है, इसलिए इनवर्स हाइपोपियन है, ऐसे उल्टा। तो दिस इज सीन इन पेशेंट्स विद पीपीवी जिनमें सिलिकॉन ऑयल का टेम्पोनेट दिया हो, सिलिकॉन ऑयल यूज किया हो उनमें, ठीक है। एक और ऑप्शन आया हुआ है नीट पीजी में, स्टेरल बकलिंग, ये आप इतनी यूज नहीं करते। अब इंटरनल टेम्पोनेट देने से पहले क्या करते थे कि बाहर से, जैसे ये रेटिनल डिटैचमेंट हुआ है ना, तो ये बाहर से रस्सी की तरह बांध देते हैं, ओके, बकल लगा देते हैं, तो ये रेटिना चिपक जाता है। ये पहले करते थे, आप इतना नहीं करते हैं सर्जरी को, ओके। नेक्स्ट है, अब ये एक वैसा क्वेश्चन था कि इसका आंसर क्या है क्या नहीं है, तो ये सीधे देखो बताती हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ऑफ बाइलेटरल सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन। अब इन्होंने कई सारे ऑप्शन दिए, देखो बाइलेटरल होना चाहिए, सडन होना चाहिए, एंड पेनलेस होना चाहिए। अब ये सभी तरीके के जितने होते हैं ना, सडन पेनलेस, सडन पेनफुल, एंड
ग्रेजुअल पेनफुल, ग्रेजुअल पेनलेस, इनके ऑप्शंस आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए डिफरेंशियल, ठीक है। तो क्या है इसमें सबसे पहले बायोलेटरल लिखा हुआ है तो एंड पेनलेस, तो ये क्या है देखो, एक्यूट कंजक्टिव ग्लूकोमा, इसमें कैसा होता है, मोस्टली यूनिलैटरल होता है एंड वेरी पेनफुल होता है, तो ये ऑप्शन तो हमारा रूल आउट हो गया, है ना। फिर आता है डायबिटिक रेटिनोपैथी, दैट कैन बी अ कॉज, क्योंकि एक साथ इसमें हो सकता है विट्रेस हैमरेज हो जाए दोनों ही आंखों में, ये भी रेयर है, बट इन सब ऑप्शंस में यही आंसर करेक्ट था, ठीक है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी इसको बोलेंगे, ठीक है। ये आपका बायलेटरल सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन का कॉज हो सकता है। कैरेटोकोनस लिखा है, इसमें एक्यूट हाइड्रॉप्स हो सकता है, ठीक है। एक्यूट हाइड्रॉप्स यानी कि जो ब्रेक्स हो जाते हैं उसके थ्रू हो जाता है, लेकिन ये भी बायलेटरल बहुत मुश्किल है। आइड्रोसेक्लाइटिस इज यूवीआइटिस, तो यूवीआइटिस में भी ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन बायलेटरल नहीं होता है, तो हमारा आंसर डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, हमारा एक और ये जो क्वेश्चन है वो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी, ठीक है। डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है उसका कॉम्प्लिकेशन पूछ रहा है ये, और इसमें ऑप्शन आपको आसानी से पता हो गया कि हमने डिस्कस किया, दैट इज फ्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट, इसका ऑप्शन है। बाकी सारे जो ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। इसमें देखो, जैसे कि पोस्टीरियर स्टेफाइलोमा बताती हूँ और प्रोग्रेसिव मायोपिया, है ना, ये दोनों एक साथ ही कवर हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं में प्रोग्रेसिव मायोपिया में ही मिलता है स्टेफाइलोमा। रेटिनोसाइटिस भी मैं बताती हूँ, लास्ट में डिस्कस किया है। तो ये देखो, मायोपिया जो है पैथोलॉजिकल डीजनरेटिव मायोपिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको याद होना चाहिए। क्विकली इसका जल्दी से देख लेते हैं कि फंडस अगर आ गया तो आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। होता क्या है फंडस में कि एक्सियल लेंथ बढ़ जाती है, जैसे कि एक्सियल लेंथ 26.5 से ज़्यादा हो जाती है, और रिफ्रैक्टिव एरर जो होता है दैट इज -6 डायप्टर से ज़्यादा था, उनमें डीजनरेटिव मायोपिया कहलाता है। और जो आरपीई लेयर है ना वो पतली होने लगती है, क्यों, क्योंकि एक्सियल लेंथ बढ़ जाती है, इसलिए जो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है उसका एट्रोफी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए देखो यहाँ पर दिख रहा है टेस्सेलेटेड फंडस, ऐसे देखो यहाँ पर कहीं कहीं पर आरपीई लेयर जो है वो डैमेज होने लग गई है, तो ये है टेस्लेटेड फंडस। और अगर ज़्यादा डैमेज हो जाता है तो हमें टाइग्रॉइड फंडस मिलता है। इसमें मतलब क्या है, जो नीचे की जो लार्ज कोराइडल वेसल्स है ना वो दिखाई देने लगती है, तो दिस इज टाइग्रॉइड फंडस, है ना। तो ऑप्शन आया था नीट पीजी में कि इनमें से कौन सा मिलता है और कौन सा नहीं मिलता है, तो ये नाम याद कर लेना, मे भी रिपीट हो जाए, ठीक है, I9 में भी। फिर क्योंकि ऑप्शन में आया ना प्रोग्रेसिव मायोपिया, तो पता होना चाहिए। फिर है आपका कोरियोरेटाइनल एट्रोफी, यानी यहाँ पे पैचेस में अगर पूरा चला जाएगा तो कोराइड और रेटिना की एट्रोफी होगी, नीचे से स्लेरा दिख रहा है, दिस इज कोरियोरेटाइनल एट्रोफी, ठीक है। आपका एक जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज मायोपिक क्रीसेंट। क्या होता है ना कि देखो इस वाले सेक्शन में इस तरीके से ट्रैक्शन होता है, ऐसे खींचते हैं, तो टेम्पोरल साइड का जो आपकी ऑप्टिक डिस्क है ना उसके साइड में आपको क्या दिखता है, यहाँ पे ये कोराइड अपीयर होने लगता है, यहाँ से बहुत ज़्यादा थिनिंग हो जाती है, स्ट्रेचिंग की वजह से बहुत ज़्यादा थिनिंग हो जाती है, क्रीसेंट की तरह दिखता है, दैट इज मायोपिक क्रीसेंट, ओके। तो ये आपका हो जाएगा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मायोपिक क्रीसेंट दिखती है इन पैथोलॉजिकल मायोपिया, ठीक है। फिर आपका आ गया लैकर क्रैक्स, है ना। ये क्या होता है कि अब इतना स्ट्रेचिंग हुई तो ब्रक्स मेम्ब्रेन में क्रैक आ जाता है, यानी कि देखो अभी मैंने दिखाई थी, तो ब्रक्स मेम्ब्रेन में क्रैक आ जाता है, क्रैक होता है, तो इसमें लैकर क्रैक्स की तरह आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये देखो ये ऐसे दिख रहा होता है, ओके। फिर अगर यही क्रैक से आपका ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, है ना, यहाँ से देखो ये ये जो नियोवैस्कुलाइजेशन नहीं, यहाँ पर ये कोराइड की जो लेयर है ना ये, तो इसमें से वेसल्स होती हैं वो अगर ब्लीड करने लग जाए तो ये बन जाता है कॉइन हेमरेज, है ना। और इसी कॉइन हेमरेज के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉस्टर फ्यूक स्पॉट। ये एक्चुअली है क्या, जब जो ये ब्लीडिंग होती है ना, इसको देखो, जैसे पहले ये बताती हूँ, यहाँ पर यही सब बताते हैं, ठीक है। ब्रक्स मेम्ब्रेन में देखो ब्रेक हुआ तो इसकी वेसल्स ऊपर आने लग गई, है ना, इससे क्या हुआ, ये कहलाता है कोरोइडल नियोवैस्कुलर फॉर्मेशन, न्यू वेसल्स यहाँ पर आने लग जाती है, ठीक है। तो ये CNVM बोलते हैं। तो जब ये बढ़ेगा तो ब्लीडिंग आएगी, और जब ये सबसाइड करेगा यानी रिग्रेस हो जाएगा, तो जो रेटिनल पिगमेंट की एपिथेलियम आसपास थी वो काफी ज्यादा हाइपरप्लेजिया हो जाता है उनका, तो ये सिर्फ पिगमेंट दिखता है, एंड दिस इज कॉल्ड फॉस्टर फ्यूक स्पॉट, यहाँ पे मतलब CNVM हुआ था, ओके। ये आपका कहलाएगा। फिर इसमें दिखता है लेटिस डीजनरेशन, जहां पर आपका बहुत ज्यादा रेटिना पेरिफेरी में खिंचा हुआ है, वहां पर भी रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम जो है वो थोड़ी सी हाइपरप्लास्टिक हो जाती है, ऐसे बैंड की तरह दिख रहा होता है, ये है लेटिस डीजनरेशन। और जिसमें भी ये है तो आपको ध्यान रखना है कि ये रिग्मेटोजेनस RD हो सकता है अगर इसमें होल्स हो या ब्रेक्स हो तो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके मायोपिया में, ठीक है ना। ये विट्रिस का इसके ऊपर
दिखा रहा है कि थोड़ा सा लिक्विफाई हो गया है, वो एक पॉइंट लिखा हुआ है। अब जो एक ऑप्शन लिखा हुआ है पोस्टीरियर स्टेफाइलोमा, ये क्या होता है, इतनी ज़्यादा स्ट्रेचिंग हो गई है आई बॉल की कि आउट पाउचिंग होने लगा है ना। स्लेरा का देखो ये आउट पाउचिंग है यानी एक्टेजिया होगा, ठीक है। और इसके साथ ही ये देखो यहाँ पर इस तरीके से भी स्टेफाइलोमा यानी ऐसे डिप ऐसे दिख रहा होता है, तो ये आपका पोस्टीरियर स्टेफाइलोमा होता है, लेटर स्टेजेस में आपके जो मायोपिया उसमें दिखता है, राइट। फिर अब आ गए हैं हम रेटिनोस्काइसिस, एक जो लिखा हुआ था ये है क्या, सिंपल स्प्लिटिंग होती है, पूरा नहीं पर सिंपल स्प्लिट हो जाता है। न्यूरोसेंसरी रेटिना मतलब न्यूरोसेंसरी रेटिना है वही आप बीच से स्प्लिट होने लगता है, तो वो ऐसी पिक्चर आती है, दैट इज योर रेटिनोशाइसिस। ओके, रेटिनोशाइसिस कहलाती है, वो एक ऑप्शन में इसलिए बता दिया आपको, ठीक है, ज्यादा जरूरी नहीं, मेन जो था उसको याद रखो। नेक्स्ट हम आ गए हैं 40-year-old वियरिंग थिक ग्लासेस। आप देखो थिक ग्लासेस पे ध्यान दो, फ्रॉम चाइल्डहुड है ना, केम विद कंप्लेंट्स ऑफ सडन ऑनसेट ऑफ द फ्लैशेस ऑफ लाइट, यानी कि सडन ऑनसेट ऑफ फ्लैशेस, फ्लैशेस मतलब बिजली की तरह चमक रहा है ऐसे ऐसे करके, ऑफ लाइट इन द लेफ्ट आई। अब आपका डायग्नोसिस क्या है, जैसे ही आपका ये क्वेश्चन आए कि थिक ग्लासेस पहनता था मतलब मायोपिक हो सकता है, सडन ऑनसेट है उसका, लॉस ऑफ विजन विद फ्लैशेस, तो ये है आपका रेटिनल डिटैचमेंट, रिग्मेटोजेनेसिस वाला जो हमने पढ़ा। ये क्यों हो रहा है कि जब रेटिना ऐसे हिलेगा ना अपनी जगह से तो उसमें सेंसेशंस डेवलप होते हैं और इसलिए वो फ्लैशेस की तरह दिखते हैं। तो सडन ऑनसेट ऑफ फ्लैशेस इज मोस्टली बिकॉज ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट, ये अभी हमने पढ़ा, यही आंसर हो गया। सीआरएओ, सीआरबीओ में ऐसे नहीं दिखता है ना, एकदम आपको पेनलेस लॉस ऑफ विजन दिखता है, पूरा ही चला जाएगा। और सब आर्कनाइड हैमरेज तो ब्रेन इंजरी इसमें ऐसा नहीं दिखेगा, ठीक है, फ्लैशेस वगैरह नहीं आएंगे। सीआरओ के इमेज आपको हो सकता है पूछी जाए, जो है चेरी रेड स्पॉट, और चेरी रेड स्पॉट के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, निमोनिक है, पहले भी डिस्कस किया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पीडीएफ पीवाईक्यूज में आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये चेरी रेड स्पॉट दिखता है आपका सीआरओ में, और आपका सीआरबीओ सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन में ऐसे टोमेटो स्प्लैश या ऐसे देखो ये इस तरीके से पूरा फ्लेम शेप हेमरेजेस जो है पूरे में भरे रहते हैं, दिया सीआरबीओ। अब ये जो मैंने छोटा सा लगाया उसमें लिखा हुआ है कि ऐसे फ्लैशिंग लाइट दिखती है डिटैच रेटिना में। ओके, टोटल्स भी दिखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अब ये जो कुछ एक आध थे जो आपके पहले पूछे गए थे, उसमें पूछा गया था कि अगर डायबिटीज है किसी पेशेंट को 45th बर्थडे वो सेलिब्रेट कर रहा है तो आप उसका एग्जामिनेशन कब करेंगे फंडस का, तो आपको करना है इमीडिएटली, ठीक है, इमीडिएटली करना है, बिल्कुल भी लेट नहीं करना है। और 2019 में एक पूछा था कि ईटीडीआरएस स्टडी जो थी वो किससे रिलेटेड है, ईटीडीआरएस इज अर्ली ट्रीटमेंट फॉर डायबिटिक रेटिनोपैथी, इसके नाम में ही छुपा हुआ है, एंड दिस इज फॉर योर है ना डायबिटिक मैक्यूलर इडीमा। और इसी में था आपका ईटीडीआरएस चार्ट जो आपका पूछा गया है कि ईटीडीआरएस चार्ट क्या होता है, वो आपका होता है लॉग मार चार्ट पे डिपेंडेंट है ईटीडीआरएस चार्ट, जो इस स्टडी में यूज किया गया था। ओके, अब हम आ सकते हैं नेक्स्ट वाले पे जो कि आपका है इंपॉर्टेंट अगला टॉपिक, ठीक है, मुझे पता है लंबा हो रहा है, मुझे थोड़ा कोशिश कर रही हूँ कि आप सभी का ध्यान इस पे बना रहे वीडियो पे, तो होपफुली मैं कर पा रही हूँ, लेकिन थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना। अभी देखो, A patient presents with diminished night vision diminished है, and following finding was seen on the fundoscopy। अब मैंने आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा कि ये following finding आपको दिख रही है स्क्रीन पे, इस तरीके का इसमें बना हुआ था। Which of the following statement is not true regarding the condition? अब इसके बारे में कौन सा ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू। तो अगर आप पिक्चर देखोगे ना तो आप पहचान जाओगे कि पिक्चर है किसकी, ये पिक्चर है एक्चुअली रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की, है ना। तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में ये सभी ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, तो इस पे आएंगे हम पहले हम देख लेते हैं क्या, यही पिक्चर है जो आपको दी गई है, दिस इज रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। इसमें ट्रायड होता है, ट्रायड क्या होता है, एटेन्यूएशन ऑफ द आर्टेरियोल्स, पतली हो जाती हैं, एंड ये आपका ऐसे डिपॉजिट रहता है, पिगमेंटेड डिपॉजिट रहता है, ठीक है, पिगमेंटेड डिपॉजिट देखते हैं आपके मिड पेरिफेरी रीजन में, और वैक्सी पैलर ऑफ द डिस्क, ठीक है। तो ये आपको ये ट्रायड याद रखना है ना। और ये रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जो होता है उसके ये टिपिकल हो गया, इसमें एटिपिकल फॉर्म्स भी होते हैं, तो वो भी कभी कभी ऑप्शन में आता है नीट पीजी में। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एल्बिसेंस, ओके, एल्बिसेंस मतलब इतने डार्क पिगमेंट नहीं है, ओके, दिस इज रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एल्बिसेंस। और इसके साथ ही कभी कभी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के साथ कुछ एसोसिएटेड सिंड्रोम्स भी होते हैं, जैसे कि इसमें बना हुआ है आपका कैंसर सिंड्रोम, जिसमें आपका एक्स्ट्राओकुलर मूवमेंट्स रुक जाते हैं और इसके साथ ही टोसिस हो जाता है। फिर आपका अगर एक्थायोसिस है तो आपका ये मिलता है रेप्सम डिजीज में, पॉलीडैक्टिली है तो आपका बार्डेड बीडल सिंड्रोम में। ये सब कुछ सिंड्रोम है, आप याद कर सकते हो। इसमें से एक जो है आपका वो है अशर सिंड्रोम। अशर सिंड्रोम था डेफनेस एंड न्यूरोलॉजिकल भी इसके साथ एसोसिएटेड है। अशर एक म्यूजिशियन है,
वो गाने बनाते हैं तो हम सुनेंगे कैसे, नहीं सुन पाएंगे, दैट इज डेफनेस, और न्यूरोलॉजिकल भी इसके साथ एसोसिएटेड है अलॉन्ग विद आरपी, ये बन जाता है आशर सिंड्रोम, है ना। ये इतना याद रहे ठीक है, बट आपको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा ध्यान रखना है, और इसमें ERG जो होता है, इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम होता है, दैट इज एबनॉर्मल, ठीक है, एबनॉर्मल। अब ये है क्या, ये आपका रेटिना की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को नापने के लिए या देखने के लिए ये एक हमारे पास डिवाइस है इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम। इसका ग्राफ बनता है बच्चों, ये देखो इस तरीके से, और इसमें वेव्स होती है, ठीक है। उसमें जो आपकी ना ये वेव्स होती हैं, ए वेव जो होती है ये आपकी फोटो रिसेप्टर से आ रही होती है, और बी वेव आपकी बाइपोलर सेल्स से आ रही होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इन दोनों ही वेव्स को अगर ERG है तो आपके फोटो रिसेप्टर्स का डैमेज हो रहा होता है ना, डिस्ट्रॉफी है, ये है आपकी रॉड कॉन डिस्ट्रॉफी। तो इसमें आपका जो रिसेप्टर्स है उनका जो वेव्स है वो कम हो जाएगा, और फिर इसलिए इवेंचुअली आगे भी बाइपोलर सेल्स को भी सिग्नल्स नहीं जाएंगे तो वो भी कम हो जाएगा। तो ERG की जो वेव्स हैं दे आर डिमिनिश्ड, है ना। फिर अब ये आगे इस स्लाइड पे जाने से पहले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, देखो यहाँ पर है डिस्ट्रॉफी ऑफ रॉड्स मोर देन कॉन्स, ऐसा है, ये बात सही है, इसलिए रॉड कॉन डिस्ट्रॉफी ये कहलाता है, ठीक है। रॉड्स की ज्यादा डैमेज होता है, ओके। फिर आपका आता है ERG शोज डिक्रीज एम्पलीट्यूड ऑफ A एंड B वेव्स, जो हमने पढ़ा। फिर आता है समटाइम्स पेशेंट्स प्रेजेंट इन लेटर स्टेजेस विद लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन, ये बिल्कुल सही है। लेटर स्टेजेस में पेरिफेरल विजन जो होता है वो पूरा डैमेज हो जाता है, ठीक है। पेरिफेरल विजन जो होता है वो पूरा डैमेज होता है, क्योंकि वहाँ पे स्पिक्यूल्स के डिपॉजिट हो जाते हैं, मोनी स्पिक्यूल के डिपॉजिट कहलाते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, ये भी सही है। नाइट ब्लाइंडनेस इज लेट फीचर, दिस इज रॉन्ग, लेट फीचर नहीं होता है, बहुत जल्दी नाइट ब्लाइंडनेस हमें दिखती है, इसलिए इसका नॉट ट्रू पूछा था, इसलिए ये आंसर करेक्ट हो जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो ये ऑप्शंस दिए ना, ये एक्चुअली आपके नीट PG में पूछा गया था, इसलिए इसमें भी बता दे रही हूँ। फंडस एल्बी पंक्टेटस, फंडस एल्बी पंक्टेटस आपकी जो होती है वो कंजेनाइटल स्टेशनरी नाइट ब्लाइंडनेस का एक फॉर्म है, इसमें प्रोग्रेस नहीं करता है, ठीक है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में तो प्रोग्रेस करता है, इसमें प्रोग्रेस नहीं करता है, ओके। फंडस एल्बी पंक्टेटस। और आपकी एक और डिजीज है दैट इज स्टारगार्ड डिजीज, जो आपकी फंडस फ्लैवीमैक्युलेटस, ये आपका एक ऑप्शन में लिखा गया था, और आपके INICT में इसका फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी पूछा गया था। तो स्टारगार्ड डिजीज है क्या, एक्चुअली जेनेटिक है, ओके। इसमें म्यूटेशन होता है जीन का, और इसमें क्या होता है आपका लिपोफिश्किन के डिपॉजिट होने लगते हैं, ये देखो ऐसे लिपोफिश्किन एक पिगमेंट है, इस तरीके से आपके डिपॉजिट होने लगते हैं फ्लेक्स की तरह, और आपका सेंट्रल जो विजन है उसका लॉस होता है। जो पूछा गया था INICT में, वो पूछा गया था कि डार्क कोराइड किसमें दिखता है। अब क्योंकि इस पूरी लेयर के ऊपर लिपोफिश्किन का डिपॉजिट हो जाता है, तो फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी में आपको कोराइड का फ्लोरेसेंट दिखता ही नहीं है, तो इसलिए ये अगर मैं इलाज करूं तो ये देखो इस तरीके की इमेज आती है, डार्क कोराइड इमेज, पूरा डार्क दिख रहा है ना, दैट इज डार्क कोराइड इमेज दैट इज सीन इन योर स्टारगार्ड डिजीज, ठीक है। तो फंडस फ्लैवीमैक्युलेटस होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया और अलग से डिजीज पूछी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन इन द बेस्ट डिजीज। अब बेस्ट डिजीज क्या है भाई, तो ये तो सारे हैं, तो पहले तो पता हो बेस्ट डिजीज होती क्या है। तो बेस्ट डिजीज क्या होती है आपकी, पहले इसको बताती होती है, फिर इलेक्ट्रोऑक्यूलोग्राम पे जाते हैं। बेस्ट डिजीज होती है बेस्ट विटिलिफॉर्म मैकुलर डिस्ट्रॉफी, एक टाइप की मैकुलर डिस्ट्रॉफी है, बायलैटरल मिल सकती है लेकिन यूनिलैटरल भी मिल सकती है। तो मैकुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है ना, आपका बेस्ट जीन जो कि आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है RPE लेयर की, जो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियल की RPE लेयर होती है, उसमें बेस्ट्रोफिन जीन का म्यूटेशन हो जाता है और एक्यूमुलेशन हो जाता है लिपोफिशिन का, और ये कहाँ होता है आपका मैकुला पे होता है। तो विटिलिफॉर्म जैसे एग योल टाइप का अपीयरेंस आपका दिख रहा होता है बेस्ट डिजीज में। इस कंडीशन में आपका EOG इज एबनॉर्मल। तो यही पूछा गया था कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, तो इलेक्ट्रोऑक्यूलोग्राम है ना। अब ये क्या है आपका, क्या ये मेजर करता है स्टैंडिंग पोटेंशियल ऑफ द आई, किसमें, फ्रंट ऑफ द कॉर्निया, ठीक है, और बैक साइड ऑफ द आई। तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल है उसको ये मेजर करता है। और RPE और फोटो रिसेप्टर अगर जहां भी डैमेज होंगे तो उसमें ये एबनॉर्मल आएगा। लेकिन आपका डायग्नोसिस होता है फॉर बेस्ट डिजीज के लिए, कभी पूछे तो बेस्ट डिजीज के लिए EOG ही करते हैं। और इसमें वो क्या करते हैं, उसकी पीक्स आती है ना, एक आती है लाइट की पीक आती है और एक आती है डार्क की, ठीक है। डार्क का ट्रॉफ ऐसे चलता है ना इसको, तो उनके जो एम्पलीट्यूड है ना उनको आपस में डिवाइड कर देते हैं, लाइट और डार्क के उसको पीक एंड ट्रॉफ को डिवाइड कर देते हैं इस तरीके से। ये बन जाता है आपका आर्डेंस रेशियो। तो आर्डेंस रेशियो होता है, इसमें वेरिएशन आता है, नॉर्मली 185 होता है और इसमें ये चेंज मिलता है। तो इतना नहीं जाना है आपको माइंड में कि इतना ही आर्डेंस रेशियो ये सब क्या है, बट EOG इज एबनॉर्मल इन बेस्ट डिजीज, ओके। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ओके। अब है नेक्स्ट आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डू यू सी
पंच्ड आउट लीजन्स ऑफ रेटिना। अब देखो मैंने क्या कर दिया, डू यू सी, ओके, जिसमें मिलते हैं पंच्ड आउट लीजन। तो पंच्ड आउट लीजन कहीं भी मेंशन है तो आपको टॉक्सोप्लाज्मोसिस का आंसर कर लिखना है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस में पंच्ड आउट लीजन दिखते हैं, कैसे दिखते हैं अभी बताती हूँ। लेकिन इसमें क्या हुआ, कंट्रोवर्सी की, कुछ लोगों ने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस में नहीं दिखता है पंच्ड आउट लीजन। तो अब इनमें से ऑप्शन रूल आउट कैसे करेंगे देखते हैं। पहले तो टॉक्सो के बारे में पढ़ लो, एक बार आ गया तो आएगा। ये मिलता है आपका जो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई जो होता है उस ऑर्गेनिज्म की वजह से मिलता है। कैट इसका करियर होती है, ओके, कैरियर होती है ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस में आपका कैसे दिखेगा, पंच्ड आउट लीजन। ये देखो गड्ढा हो गया इस तरीके का, ऐसा दिखेगा कि पंच करके निकाल लिया। टॉक्सोप्लाज्मोसिस में स्कारिंग होती है। और इसमें देखो एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसमें जो लीजन होता है ना, और इसके साथ ही विट्राइटिस होता है। तो जैसे हेडलाइट दिखती है ना फॉग में, तो इसका अपीयरेंस के यही कहलाता है, ये हेडलाइट इन फॉग अपीयरेंस। तो अगर पंच्ड आउट पूछा है तो हेडलाइट इन फॉग भी पूछा जा सकता है, जो इस तरीके का दिखता है आपको लीजन जब आप आईडियो से देखते हो तो ये है टॉक्सोप्लाज्मा में दिखाई देता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये हो सकता है, इसलिए आपको बताया पंच्ड आउट लीजन। स्पेसिफिक आपको अगर बोला जाए तो टॉक्सोप्लाज्मा दिखेगा, और पूछा जाए तो हिस्टोप्लाज्मोसिस में भी दिखता है। अब जो बाकी ऑप्शन है उनको भी देख लेते हैं। कोलोबोमा लिखा हुआ है, फंडल कोलोबोमा, तो पहले फंडस पे ही आ जाता है। ये देखो ऐसे दिखता है, ऐसे फंडस कोलोबोमा, ये देखो ऐसे। ये क्यों होता है एक्चुअली, क्योंकि आपका जो कोराइडल फिशर है ना वो फ्यूज नहीं हो रहा था। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है उसमें देखो ये फ्यूज नहीं हो रहा होता है ना, ये फ्यूज नहीं हुआ, इसीलिए क्या होता है 6 to 7 वीक पे क्लोज होता है, इसलिए यहाँ पे एक गैप दिखता है, ये फ्यूज नहीं होते। तो जेनेटिक है। और इसी तरीके से आपको आइरिस का कोलोबोमा भी दिख सकता है और लेंस का कोलोबोमा भी दिख सकता है, ऐसे लिड का भी दिख सकता है। ये इमेजेस पूछी गई हैं, इसीलिए ये हो सकता है पंच्ड आउट लीजन में, इसको काउंट हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जो लिखा हुआ है रूबेला ट्राइड, है ना। तो रूबेला मतलब कंजेनाइटल रूबेला भी इसमें लिखा हुआ है एक ऑप्शन में। तो रूबेला में ना साल्ट एंड पेपर रेटिनोपैथी इस तरीके की दिखती है। ये तो ट्राइड हो गया कि हियरिंग लॉस है, हार्ट डिफेक्ट्स हैं, कैटरैक्ट्स हैं, लेकिन इसके साथ ही साल्ट एंड पेपर डिफेक्ट मिलता है। तो ये मेरे ख्याल से आपका पंच आउट लीजन की डिफरेंशियल में नहीं आएगा, इसको हम रूल आउट कर सकते हैं। तो रूबेला ट्राइड तो में नहीं है और साल्ट एंड पेपर है। तो अगर नॉट लिखा है तो मैं मेरे ख्याल से कंजेनाइटल रूबेला को मार्क कर दी कि अगर नहीं है, और अगर है तो टॉक्सो में होता है, ठीक है। ओके, नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द एंड हो रहा है एक तरीके से, फिर भी है ना। इसमें क्या है, 6 मंथ ओल्ड का बेबी है एंड बॉर्न प्री टर्म एट 33 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, ठीक है। 33 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे पैदा हुआ है, छोटा बच्चा है, पहले ही पैदा हो गया। इज ब्रॉट बाय पेरेंट्स विद कंप्लेंट्स ऑफ वाइट प्यूपिल रिफ्लेक्स सिंस 2 वीक्स, ल्यूकोकोरिया, ओके। तो अब यहां तक तो हमारी डायग्नोसिस क्या बनती जा रही है, आरओपी की बनती जा रही है, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी की बनती जा रही है, वाइट रिफ्लेक्स भी है। लेकिन कहां से क्वेश्चन चेंज हुआ, सीटी रिवील कैल्सिफिकेशन ऑफ द ग्लोब। बस जहां कैल्सिफिकेशन की बात आ गई सीटी में, इन द ग्लोब बोथ द आईज भी लिखा है या एक आई में लिखा है, कैल्सिफिकेशन सीटी में अगर ग्लोब के अंदर दिख रहा है तो दैट इज रेटिनोब्लास्टोमा, स्पेसिफिक होता है उसका, ठीक है। अब ये बाकी जितने भी है ना, ये सभी आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको एक एक करके रिवाइज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो रेटिनोब्लास्टोमा इंपॉर्टेंट है, एनएस की हेरिडिटी भी पूछी जाती है। हेरिडिटी है लेकिन 60% स्पोरेडिक, सिर्फ 40 है आपका हेरिडिटरी, और उसमें से 10% की बस हिस्ट्री है फैमिली की, है ना। इसमें जो जीन है RB1 जीन, 13q14, और हाइपोथेसिस आप सबको पता है, निट्सन 2 हिट हाइपोथेसिस, है ना। जो आपका पहले यूज करते थे रीस एल्सवर्थ का क्लासिफिकेशन, अब नहीं यूज करते हैं, अब यूज कर रहे हैं इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा, है ना, उसमें यूज करते हैं। इसका प्रेजेंटिंग सिम्टम में से ल्यूकोकोरिया है और स्ट्रैबिस्मस भी होता है, दोनों चीजें हैं और बहुत सारे होते हैं, आप देख सकते हैं इसमें लिखे हुए हैं। अगर आप इसकी पैथोलॉजी में भेजेंगे तो आपको कैसा दिखता है, इसमें 2 तरीके के आपको रोसेटे दिखते हैं, ये रोसेटे भी पूछे जा चुके हैं। उसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है फ्लेक्सनर विंटर स्टीनर रोसेट। इनका जो ल्यूमेन होता है दैट इज क्लियर, एंड होमोराइड जो होते हैं उसमें ल्यूमेन क्लियर नहीं होता है, ओके, ट्रू ल्यूमेन नहीं होता है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके रोसेटे जो इसमें मिलते हैं। फिर आपका बी स्कैन आप करोगे तो मास दिखेगा और उसके साथ ही इसमें क्लासिफिकेशन, सीटी स्कैन में क्लासिफिकेशन इस तरीके से दिख रहा होता है रेटिनोब्लास्टोमा में, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, यही आपका क्वेश्चन है। इसके ट्रीटमेंट के लिए आप क्या करोगे, ई न्यूक्लिएशन तो करते हैं, अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया हो तो क्रायो रेडियो सब कर सकते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट के लिए आप यूज करते हैं इटोपोसाइड एंड विनक्रिस्टीन, ठीक है। इटोपोसाइड एंड विनक्रिस्टीन को यूज करते हैं, और ये क्या है आपका गायब हो जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इटोपोसाइड, विनक्रिस्टीन एंड कार्बोप्लेटिन, ये एक लड़की है, ओके, एंड शी इज सिटिंग ऑन द प्लेट, इसका नाम है क्रिस्टीन और उसने टोपी पहनी हुई है। तो बस इसी का निमोनिक मैंने बनाया हुआ है कि इटोपोसाइड, विनक्रिस्टीन एंड कार्बोप्लेटिन, याद रखने के लिए, और अगर सब फेल हो गया तो ई न्यूक्लिएशन कर देना है। अब जो क्वेश्चन है इसमें इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन मोड ऑफ स्प्रेड इज ऑप्टिक नर्व,
ऑप्टिक नर्व से स्प्रेड करेगा डायरेक्ट, एंड मोस्ट कॉमन नॉन ऑक्यूलर मैलिग्नेंसी जो एसोसिएटेड है दैट इज ऑस्टियोसार्कोमा, जो कि आपका आगे पूछी भी गई है। अब ल्यूकोकोरिया के सारे कॉजेज याद कर लेना बच्चों, मैंने जो शॉर्ट अपलोड किया है उसकी एक स्क्रीनशॉट है ना, तो उसको देख लेना, सभी के सभी इसमें आते हैं। और आपको कंजेनिटल ग्लूकोमा होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो एसोसिएटेड आपकी कॉर्नियल ओपेसिटी से, तो कॉर्नियल ओपेसिटी का स्टम्प निमोनिक था, और ये मैंने कॉर्निया वाले पार्ट में भी डिस्कस किया हुआ है, ल्यूकोकोरिया का पार्ट मैंने रेटिना वाले वीडियो में भी डिस्कस किया गया है, तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट निमोनिक है, आप याद कर लेना, ठीक है। अब आता है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ स्प्रेड ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा, हम सब ने अभी पढ़ा ऑप्टिक नर्व का इन्वेजन, डायरेक्ट स्प्रेड होता है, सीधा सीधा आंसर है ऑप्टिक नर्व का इन्वेजन। नेक्स्ट है अ पेशेंट ऑफ आरएचडी, अब ये एक अलग से ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था कि पेशेंट ऑफ आरएचडी प्रेजेंट विद सुपीरियर विजुअल डिफेक्ट इन द लेफ्ट आई फॉर 1 वीक, एक हफ्ते से आरएचडी का पेशेंट है, उसको सुपीरियर विजुअल डिफेक्ट आ रहा है, ठीक है। व्हाट इज द कॉज, कॉज क्या हो सकता है। अब सीधी सी बात है, आरएचडी का पेशेंट है, ठीक है, रोमेटिक हार्ट डिजीज का पेशेंट है, ओके तो इसको एक माइंड में रखते हैं। उससे पहले सुपीरियर विजुअल डिफेक्ट लिखा हुआ है कि एक ही तरफ का उसका सुपीरियर विजुअल डिफेक्ट चला गया, तो जो भी ऑप्शन है इसमें सेंट्रल वाले वो हट जाएंगे, है ना, अगर सेंट्रल ऑक्लूड होगा तो पूरा ही विजन जाएगा, इसलिए सुपीरियर विजुअल फील्ड डिफेक्ट है, तो आपका ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, BRVO एंड BRAO एंड BRVO, ये दोनों है, तो अब इन दोनों में से क्या है, अब इसमें ऑप्शंस में आर्टरी भी लिखा है और वेन भी लिखा है, तो अगर हम सब कुछ भी नहीं आता है ना, तो आरएचडी का जो पेशेंट है, जो हार्ट का पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट अगर उसमें कोई इम्बोलाई होगा तो वो कहाँ पंप करेगा, आर्टरीज में, है ना, आर्टरीज में पंप करेगा, तो आर्टरी के थ्रू होते हुए कहाँ जाएगा, हमारा ऑप्थेल्मिक आर्टरी में, तो ये होगा रेटिनल आर्टरी ब्रांच रेटिनल आर्टरी का ऑक्लूजन, ठीक है। अगर आरएचडी का पेशेंट है तो वेन का ऑक्लूजन नहीं हो सकता है, क्योंकि मतलब बहुत टाइम लगेगा ना, स्लेरोसिस होगा, सेकेंडरी होता है जब भी होता है तो उसका कंप्रेशन के थ्रू, तो इसीलिए आरएचडी का इम्बोलाई विल गो इनटू द आर्टरी ओनली, तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर BRAO होना चाहिए, ठीक है, सुपीरियर विजुअल फील्ड डिफेक्ट की वजह से BRAO में मिलता भी है ना। तो ये कुछ पिक्चर है BRVO की, देख लेते हैं। सुपीरियर टेम्पोरल सबसे कॉमन होता है, इस तरीके की आपको एक ब्रांच ब्लीड करती हुई दिखेगी, है ना, ऐसे दिखती है आपके हेमरेजेस। CRVO की इमेज मैंने आपको दिखाई दी, और CRAO की भी दिखा दी। अब ये है BRVO, और ये है आर्टरी का ऑक्लूजन, जो आपको यहाँ पे देखो रेटिनल एडिमा, यहाँ पे इश्केमिक एरिया दिख रहा है, ये एक आर्टरी पूरी खत्म हो गई, ओके। सो अब ये लास्ट है, ओके, लास्ट क्वेश्चन है जो 2019 में पूछा गया था, इमेज दिखाई गई थी सॉरी, तो इसमें क्या था, अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद पेनलेस डिक्रीज इन विजन है ना, था कि मैं बोलते बोलते पेनलेस डिक्रीज इन विजन, है ना, एंड मेटामॉर्फोसिया, यानी कि आपका मैक्यूला भी इन्वॉल्व हो गया, एंड फंडस एग्जामिनेशन रिवील द लीजन शोन इन द इमेज, ऐसा काला काला दिख रहा है, तो ये है क्या, है ना। तो एंजियोग्राफी में आपको क्या देखने को मिलेगा, देखते हैं, तो आपको क्या दिखाई देगा, स्मोक स्टैक, इंक ब्लॉक, नहीं ना, ये किस में दिखते हैं, CSR में दिखते हैं, हमने डिस्कस किया। कॉलर स्टड अपीयरेंस या फिर डबल सर्कुलेशन, तो आपको क्या है, इस वाले में आपको कॉलर स्टड अपीयरेंस दिखता है ना, तो ये जो है आपका B स्कैन में कॉलर स्टड अपीयरेंस दिखता है। तो अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि इस तरीके का अजीब सा है, तो आपको बाकी सारे ऑप्शंस रूल आउट करने आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर ये कोराइडल मेलानोमा की पिक्चर एक्चुअली दी हुई है, तो ये आपको हिस्टो और B स्कैन की इमेजेस दी हुई है, तो उसके थ्रू आप आंसर कर सकते हैं इसका, है ना। तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत बड़ा सा था, और रेटिना, इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं बच्चों, लेकिन मैंने सारे कवर नहीं किए हैं, मतलब अपार्ट फ्रॉम द PYQs, पर ये PYQs के टॉपिक्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ ही लेना, है ना, और रिवाइज हो जाएगा, अभी थोड़ा टाइम है, और मैं अपलोड कर रही हूँ जल्दी जल्दी। अब इसके बाद मैं कॉर्निया की करूँगी, और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स भी रह गए हैं उनका भी, और इन सब का PDF आपको इस सीरीज़ के एंड में मिल ही जाएगा। अगर कोई डाउट हो रहा हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, स्क्रीन पर आपको सारे जो मेरे चैनल है और आपका इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी मैं मिल सकती हूँ, तो वहाँ पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और कहीं भी कोई अगर मिस्टेक लग रही हो क्वेश्चन में तो वो भी ज़रूर बताइएगा। सो दैट्स इट फॉर द टुडे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।